हे एवरीवन, चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा GS5 2025 का पेपर। मीन्स ये हमारा UPPSC का, याद रखिएगा, है ना। और ये UPPSC मेन सीरीज़ है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा GS5 का आज डिस्कशन क्लास में। ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं इससे रिलेटेड। वैसे आप देखो तो 2025 का जो पेपर है ना हमारा GS5 का, इसको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बट कैसे? हमने डेली क्या किया था कि पोस्ट में 2 क्वेश्चन आंसर हमने क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। लाइक जैसे हमने क्वेश्चन पूरा मेंशन किया है कि क्या क्वेश्चन आया था उस 25 वाले एग्जाम में, उसका आंसर क्या होना चाहिए था, उसके पूरे पॉइंटर्स जितने, अगर मान लो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमने उसको 125 वर्ड्स में ही पूरा डिस्कस किया है। अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमने उसको 200 वर्ड्स में ही डिस्कस किया है। ठीक है, तो मतलब इससे क्या है कि आपका पूरा का पूरा जिस तरीके से हमसे पूछा गया है हमने उसी हिसाब से आंसर दिया है ना। ये आप इधर से कंप्लीट कर चुके हो। अब क्या करते हैं हमारा कि ऑलरेडी आप वहाँ से क्या कर सकते हो, 1 पेज नोट्स टाइप में आप उस दर से अपने क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, है ना। सीधे सीधे आप अपने पास उसको कंप्रेस करके रखिए, वहाँ से अपने आंसर लिख लीजिए। क्योंकि प्री आप कितना भी करो बट मेंस आपका वो फैक्टर है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो मेंस को कभी नहीं छोड़ना है। ऑलरेडी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में आप देख सकते हो, है ना। आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। मैंने क्या बोला था कि मेंस से पहले, मीन्स 6 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है प्री का, हम अक्टूबर तक मेंस को भी साथ में लेकर चलेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। पोस्ट के थ्रू GS5 पेपर कंप्लीट हो चुका है हमारा 25 का, और जो 24 का पेपर है ना वो भी हमारा अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस होने आ गए हैं। इट मीन्स GS5 का हमारे पास 23 का पेपर और बचता है। उसके बाद हमारा GS5 क्या हो जाएगा, कंप्लीट। सिमिलरली और सोचो अभी अगस्त चल रही है हमारी, हम आराम से GS5, GS4 और GS6 ये हमारा 2023 से 2025 का कंप्लीट कर सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक क्यों हेल्पफुल है, इसके भी फैक्टर्स हम देख लेते हैं। पहली चीज़ की जो आपका प्री का एग्ज़ाम है उसमें आपका यूपी स्पेशल आता है ना। तो आपको यूपी स्पेशल अलग से पढ़ना नहीं है कि अरे यार कहाँ से कवर करें या हमें पेपर में मिस कर देना चाहिए या क्या करेंगे। बट अगर आप यूपी स्पेशल मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो आपको वो पॉइंटर्स ऑलरेडी अपने प्री के लिए पता चल जाएंगे। अच्छा क्या काम की चीज़ है, हमें क्या पढ़ना है ना, क्या क्या बुलेट पॉइंट्स है जिसे हमें नोट कर लेना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, अगर आप PYQs 3 साल, मतलब ये 3 साल के और 4, 5, 6 GS के कंप्लीट करके रखते हो और प्री के बाद तो आपको ऑलरेडी बूस्ट अप है कि यार अच्छा GS 4, 5, 6 मैंने कर लिया है। एंड 1, 2, 3 आपका प्री से भी कोइंसाइड करता है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अलग ही हो जाता है। एंड जबकि जो हमारा GS5, GS6 है ये थोड़ा अलग पड़ जाता है। GS4 तो है ही अलग, बट GS5 और GS6 थोड़ा अलग पड़ जाता है। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले GS5, GS6 एंड देन GS4 23 से 2025 तक का हम कंप्लीट कर लेंगे अक्टूबर तक। पोस्ट के थ्रू ऑलरेडी हो चुका है। आज हम क्लास में भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अगर पोस्ट से समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एक होता है ना कि क्लास में हो जाता है तो हमें क्या रहता है, अच्छे से चीज़ें रिकॉल कर पाते हैं, याद करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। ओके, लेट मी रफ दिस। ओके, सो आप पोस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, है ना, सबसे पहले कि किस तरीके से क्वेश्चन है, किस तरीके से आंसर है, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। एंड अब आते हैं हमारे आज की क्लास वाली चीज़ पर। देखो हमें पता है कि हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स के होते हैं। कितने वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना होता है, 125 वर्ड्स में। फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं 12 मार्क्स के, और ये हमें कंप्लीट करने होते हैं 200 वर्ड्स में। अब आप लोगों के दिमाग में आता है अरे इतने कम वर्ड्स में हम आंसर कैसे कंप्लीट करेंगे। बट आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी मैं फेस कर चुकी हूँ इस चीज़ को, है ना, ऐसी हवा में नहीं मार रही हूँ मैं, कि जब आप पता है एग्ज़ाम लिखते हो ना तो आपके पास टाइम ही उतना लिमिटेड है कि आप इतने ही वर्ड्स में अगर आंसर लिखोगे ना तो अपना आंसर कंप्लीट कर पाओगे, मतलब अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवाओगे। अदरवाइज आपके क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन मिस होने का मतलब आपका जो एग्ज़ाम निकालने का चांसेस है ना वो मिस होना। तो हमेशा याद रखिएगा कि अपनी पढ़ाई को उसी बुलेटेड पॉइंट्स में रखिए जिसको आप एग्ज़ाम में पूरा रिकॉल करके उसको लिख पाओ। सिंपल सी बात, ये नहीं ज़्यादा इकट्ठा करो, नहीं। हमेशा आंसर्स को पॉइंट्स में अपने पास होना चाहिए, उसको आप 125 वर्ड्स और 200 वर्ड्स में क्या कर पाओ, पूरा एक्सप्रेस कर पाओ, बस इतना ही चाहिए। एंड इसी तरीके से मैंने आंसर देने की कोशिश भी की है। आइए देखते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 था अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, हाईलाइट करके भी दे दिया है, जिससे आपका क्वेश्चन पे किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं, तो आंसर क्या लिखोगे,
इसलिए आंसर देने से पहले खुद को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, हाईलाइट करते हुए चलो जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो। सबसे पहले डिस्क्राइब पूछ रहा है कि डिस्क्राइब करना है क्या, कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या, किसके बेसिस पर, एंशियंट लिटरेचर के बेसिस पे। ये वाला पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करेंगे, अच्छा कल्चरल सिग्निफिकेंस देखा अयोध्या का और लिखना शुरू, अयोध्या ये फलाना लिखाना, नहीं भाई, सीधे सीधे लिखा है एंशियंट लिटरेचर के बेसिस पे बताना है आपको। मीन्स जो हमारे लिटरेचर है उनको आपका नाम बताना है कि किस लिटरेचर में हमें इनके बारे में पता चलता है और उन्होंने इसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया है ना, और डिस्क्राइब भी क्या किया है, कल्चरल सिग्निफिकेंस। ओके, एंड इस वाले क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है यूपी की उसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे अयोध्या पूछा है ना, लास्ट ईयर्स के आप पेपर देखोगे तो प्रयागराज पूछ लिया गया है, आगरा पूछा गया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अच्छा जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये पॉइंटर्स होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, कल्चरल प्लेसेस हैं, उनके बेसिस पर। अब देखो आंसर को देखो फ्रेम कैसे करना है। सबसे पहले मैंने ये भी बताया हुआ है यहाँ पे कि आंसर फ्रेमिंग कैसे होगी, एंड यही वो पॉइंट्स है जो आपको अपने जो नोट्स बना रहे हो ना वहाँ पे आप मेंशन कर लो। ऑल्दो ये सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, बट स्टिल मैं चाहती हूँ आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाओ। कितना टाइम लगेगा, एक बार वीडियो देख लो, दूसरी बार देख लो, या पॉज करते हुए अपने नोट्स बना लो, है ना, क्योंकि जो आपकी हैंड रिटन चीज़ होती है ना वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। इसलिए अब देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में, अयोध्या का कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, एंशियंट लिटरेचर के टर्म्स में पूछा है उसके बेसिस पर, तो कौन कौन से एंशियंट लिटरेचर है, तो अब याद रखना अथर्ववेद है हमारा, वहाँ पे अर्ली रेफरेंस मिलता है। वाल्मीकि रामायण है, वहाँ पे कौशल जो कैपिटल है उसके बारे में पता चलता है कि कौशल कैपिटल क्या थे, ये अयोध्या से रिलेटेड है हमारा। पुराण में पता चलता है, किस पुराण में, सप्तपुरी में हमें इसके बारे में पता चलता है, अयोध्या के बारे में थोड़ा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन है सा है, जहाँ पे हमें साकेत के बारे में पता चलता है, साकेत जो रीज़न है। जैन टेक्स्ट, वहाँ पे तीर्थंकर एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। मीन्स हमें ये 5 पॉइंट्स मिल गए ना हमारे आंसर को बनाने के लिए, एंड इम्पॉर्टेंट है कि एंशियंट लिटरेचर के टर्म्स में पूछा है तो लिटरेचर भी सारे हैं। अब देखो हमें यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी दे दिया है, जैन टेक्स्ट भी दे दिया, ये हमारा जो अथर्ववेद, वाल्मीकि रामायण, पुराणास हैं, इसके बारे में बता दिया। तो आंसर क्या हो गया, डाइवर्सिफाई हो जाएगा हमारा। अब आते हैं हमारा कल्चरल सिग्निफिकेंस। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, हमें क्या पता चलता है, राम के बारे में, है ना। तो आइडियल रूलर, राम राज्य, हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है। पिलग्रिमेज के बारे में पता चलता है, जैसे सेक्रेड सिटीज़ हैं हमारे जो भी, है ना, उनके बारे में देखने को मिलता है कि अयोध्या रहा, है ना, तो कितना सेक्रेड प्लेस है ये। रामायण में हमें लिटरेरी ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है, फेस्टिवल्स पता चल रहे हैं, जैसे रामलीला चलता है ना, दीपोत्सव हमारा, दिवाली, है ना, उसके बारे में। ट्रेडिशंस कहाँ कहाँ पे बेसिस हमें देखने को मिला, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन। अब देखो कल्चर सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पे याद रहेगा, हमें ये पता चल गया एंशियंट लिटरेचर कौन से। अब इस आंसर को बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, और ये पॉइंट्स आपको याद करने में आई थिंक मैक्स 5 मिनट लगेंगे कि अच्छा लिटरेचर है, जैन वाला लिख दो, हिंदुज़म वाला लिख दो, बुद्धिस्ट वाला लिख दो, अच्छा तीनों पॉइंट्स हो गए हमारे पास। कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है भाई, भगवान राम का तो है ही ना कि आइडियल रूलर, है ना, तो ये आपको याद आना चाहिए। राम राज्य के बारे में बात होती है, आज भी ये वर्ड बोला जाता है कि राम राज्य है ना। पिलग्रिमेज साइट्स है, रामायण पता है, फेस्टिवल्स एसोसिएटेड है, किस किस ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है, क्या क्या रिलेटेड है, वो चीज़। अब देखो कीवर्ड्स में हमें क्या क्या चाहिए याद रखना, अयोध्या, रिलीजन, लिटरेचर, एथिक्स, कल्चरल कंटिन्यूटी, आज भी ये कंटिन्यूशन में। तो हमें पूरे आंसर में इन सारे वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए। आई एम होपिंग कि आपको आधा आंसर आप खुद बना सकते हो, है ना, आधे से ज़्यादा, कि आप मतलब अगर फर्स्ट टाइम भी राइटिंग कर रहे हो, अच्छा इन सारे पॉइंट्स को यूज़ करना है तो हम कुछ तो लिख ही देंगे, एंड अगर ये सारे पॉइंट्स आपने इंक्लूड कर दिए ना तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। चलिए अब देखो, अब हम डिटेल में इस आंसर को देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या देना है, एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड्स में दिया, बट आपको इसको और क्रिस्प करके लिखना है। एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है, जब रियल एग्जाम होता है ना हाथ बस चलता जाता है और हाथ दर्द कर जाता है। जो एग्जाम दे चुके हैं उनको पता होगा, है ना, कि कितना टफ प्रोसेस हो जाती है ये वाली चीज़, और उसके लिए आपको आज से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं सोच सकते हो कि अच्छा मेंस जब शुरू होंगे तभी हम डायरेक्ट लिखेंगे, भाई भूल जाना, आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। आपकी नॉलेज कितनी भी अच्छी हो, आपकी स्पीड कितनी भी अच्छी हो, बट आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ना तो रियल टाइम एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिस होंगे ही होंगे। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे इस पे आंसर पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो कि अयोध्या हमारा क्या है, वन ऑफ द एंशियंट सिटीज़ है इंडिया का, और उसका क्या है, प्रोमिनेंट प्लेस है हमारे हिंदू रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस पे।
इसका जो कल्चर सिग्निफिकेंस है वो हमें कहाँ से ट्रेस होता हुआ मिलता है, वैदिक, एपिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर से। मतलब जो ऊपर हमने बताए थे ना पॉइंट्स, उसी को हमने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया। इसको और किस कर सकते हो, ठीक है, कैसे कि अयोध्या इज वन ऑफ द एंशियंट सिटीज ऑफ इंडिया holding a prominent place and its cultural significance can be traced through various literatures like the Vedic, epics, Buddhist and Jain literature। और ज़्यादा मतलब जब लिखोगे तो और इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, अदरवाइज पूरा भी लिख दोगे तो वेल एंड गुड है। अब इसका हमें क्या पूछा है कि एंशियंट लिटरेचर में कहाँ रेफरेंस देखने को मिलता है, तो ऊपर अभी हमने नाम बता ही दिए थे, अब इसको डिटेल में देखेंगे। वाल्मीकि रामायण, इसमें क्या बोला गया है कि अयोध्या क्या है, कौशल की कैपिटल है ना, और किसका किंगडम था, ये किंग दशरथ का, तो इसको भी आप मेंशन करना चाहिए। फिर ये किससे एसोसिएटेड है, लॉर्ड राम से, तो ये सेंट्रल साइट हो गई किसकी, रामायण ट्रेडिशन की। फिर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ एक्चुअली थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस हो रहा है, फेस्टिवल सीजन है तो थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह लाउड था। ओके, आई एम होपिंग कि अभी थोड़ा सा क्लियर होगा। अब आते हैं हमारे पुराणास पे। तो पुराण में हमारा क्या बोला गया है कि अयोध्या क्या है, एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सप्तपुरी है। सप्तपुरी मतलब देखो नाम से क्लियर, सप्त मीन्स 7, पुरी मतलब सिटी है ना, पुर जो बोला जाता था, तो ये क्या है, द 7 सेक्रेड सिटीज़ में से एक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें कहाँ देखने को मिलता है, अयोध्या, वहाँ पे साकेत वर्ड भी यूज़ किया गया है, तो ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में हमें देखने को मिलता है, जो कि एंशियंट इंडिया का एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट रीजन है। जैन लिटरेचर में अयोध्या को एसोसिएट किया गया है कई जो हमारे तीर्थंकर हैं उनके बर्थ प्लेस से, तो आपको याद रखना पर्टिकुलरली किसे, ऋषभनाथ से। ओके, तो अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऋषभनाथ हमारे कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं एंड उनका जो सिंबल है वो क्या है। ये ऑलरेडी हम हमारी जो एंशियंट की जो 1 पेजर सीरीज चलाई थी उसमें हम अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपका रिवाइज है या नहीं है, अब ये टेस्ट होना है ना। तो और अगर आपने 1 पेजर सीरीज़ नहीं देखी हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि वो आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको सारे के सारे जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं एंड डिटेलिंग के साथ आपको सब कुछ बताया गया है, जहाँ से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। आइए चलिए अभी आगे चलते हैं हमारे कल्चरल सिग्निफिकेंस पे। अब कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है अयोध्या का, तो देखो सेंटर है रामायण कल्चर का ना, जो लाइफ एंड जो आइडियाज़ हैं राम भगवान के वो क्या है, डीपली एसोसिएटेड है अयोध्या वाले रीजन से, तो ये हो गया। तो मीस एथिक्स के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइडियल किंगशिप, राम का जो राज्य बोलते हैं ना, राम राज्य, ठीक है, वहाँ पे जस्टिस है, वेलफेयर है, गुड गवर्नेंस है, ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वन ऑफ द सप्तपुरी है, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। लिटरेरी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो मेजर सोर्स है किसका, पोइट्री का, डिवोशनल लिटरेचर, फोक ट्रेडिशंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का। सिंक्रेटिक हेरिटेज अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसके जो कल्चर है ना वो डेवलप्ड हुए हैं अलग अलग जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको मिला के। मीन्स ये क्या है, सिंक्रेटिक मतलब वहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशन का डेवलपमेंट हुआ है और कैसे अलग अलग लोगों के इंटरेक्शन के साथ, मीन्स फ्यूजन है ये, है ना। फिर आप देखते हो लिविंग कल्चरल ट्रेडिशन, लिविंग है ये आज भी, क्या जो हमारी दिवाली है, दीपोत्सव है ना, जो राम रिलेटेड जो ट्रेडिशंस है वो आज भी हमारे क्या है, चल रहे हैं, और ये हमारी क्या कल्चरल लेगेसी का पार्ट है। अब कंक्लूजन में देखो हम क्या लिखेंगे, अब ऑब्वियसली बात याद रखना एग्जाम में आपको सिंपल ऐसे कंक्लूजन नहीं लिखना अपना, जब आप आंसर लिखते हो ना ऐसे, तो जैसे मान लो यहाँ से ये तो क्वेश्चन होता है आपका, यहाँ से आप अपना आंसर लिखते हो है ना, तो थोड़ा सा गैप देखें, यहाँ से आप अपना इंट्रो दोगे एंड कोशिश कीजिएगा कि बस यहाँ तक खत्म हो जाए। फिर आपका ये मेन बॉडी पार्ट होता है ना, ये वाला पेज मिलेगा आपको और एक ये वाला पेज मिलेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे कंक्लूजन कर दीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो आपको 2 पेज मिल जाते हैं ऐसे, और अगर 12 मार्क्स का होगा तो आपको 1 पेज और मिलेगा, बट कोशिश कीजिए कि उतने ही, जितनी स्पेस है उतने ही में ही ख़त्म हो जाए, वर्ड लिमिट भी उतनी रहे एंड टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर जहाँ पे आपने टाइम मिस कर दिया वहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ओके, सो कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि दस एंशियंट लिटरेचर जो है वो एस्टेब्लिश करता है अयोध्या को सिर्फ एक हिस्टोरिकल सिटी नहीं है, बट क्या है, सिविलाइजेशनल सिंबल है, किसका, धर्म का, हमारे एथिक्स का, लिटरेचर का और कल्चरल कंटिन्यूटी का। जो ऊपर था उसको क्रिस्प करके बता दिया है। आई एम होपिंग कि आंसर क्लियर होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। एंड इसके बाद आप देखो फिर से हमारे उस जो पॉइंटर्स में मैंने दिया है बॉक्स में, आप जब पढ़ लोगे ना तो उसके बाद देखो देख सकते हो कितना ईजी रहेगा आपके लिए कि क्या क्या लिखना है। बस आपको ये नाम याद रहने चाहिए कि यहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा आपको पता है, मीन्स आप पढ़ कर आए हो, हवा में नहीं फेंक रहे हो। हमने जैन टेक्स्ट का भी दिया, ऋषभ देव का नाम बता दिया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में साकेत के बारे में रेफरेंस दिया है वो बताया है, सप्तपुरी बता रहे हैं हम,
है ना, अथर्ववेद के बारे में बता रहे हैं, राम राज्य है ना, मतलब एथिक्स से भी हमने रिलेट कर दिया, फेस्टिवल से रिलेट कर दिया, ट्रेडिशन से रिलेट कर दिया। इट मीन्स आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा है क्योंकि इंट्रोडक्शन भी आज हमारा लंबा हो गया है ना, क्योंकि पहली क्लास है इसलिए। उसके बाद हमने क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से समझा है। अब आगे से क्या होगा, थोड़ा सा टाइम आपको कम लगेगा। ओके, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। Agra's Indo-Islamic architecture has a blend of Indian, Persian and Islamic styles. कमेंट करना है, मीन्स ये बोल रहा है कि जो आगरा का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है ना, अब आगरा में आपको नॉर्मली पता हो जाओ, पढ़ लेते हो कि ताजमहल है, ठीक है, हमारा आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी थोड़ा सा आप आगे कंसिडर कर सकते हो, बट प्रॉपर आगरा में आप सिकंदरा इंक्लूड करोगे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास 3 तो है ही, आपके पास कौन कौन सा हो गया आपके पास, सबसे पहले ताजमहल तो सबको ही पता होता है ना। 3 एग्जाम्पल्स भी आपके पास है तो काफ़ी, क्योंकि ये सब लोग लिखेंगे आंसर में। ताजमहल लिखेंगे, आगरा फोर्ट हो गया हमारा, है ना, हमारा सिकंदरा हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आगरा में जितने भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है ना, वहाँ पे ब्लेंड मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्शियन आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है या इस्लामिक स्टाइल है, नहीं, वो ब्लेंड है किसका, इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल का। इसके बारे में हमें बताना है। चलिए देखते हैं आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है इसका। तो आंसर का देखो, आगरा में क्या है, कल्चर सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स तीनों क्या है हमारे, कंबाइन है। अब देखो इंडियन, अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इंडियन स्टाइल्स में क्या क्या फीचर्स आते हैं, पर्शियन स्टाइल्स में क्या क्या है, इस्लामिक स्टाइल्स में क्या क्या है। तो पहले ये क्लियर रखो कि अगर इंडियन स्टाइल हमें कहीं पे भी डालना है, अभी मान लो कभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए किसी पे भी, या इंडियन स्टाइल के फीचर्स बता दो, अगर आपको ये पॉइंट्स पता है तो आप पूरा आंसर वैसे ही बना दोगे, है ना। अब देखो इंडियन स्टाइल्स में क्या आते हैं, छत्रीज, झरोकास, ब्रैकेट्स, फ्लोरल मोटिव्स। पर्शियन स्टाइल की बात करेंगे तो जैसे चारबाग, सिमेट्री होती है, गार्डन्स मिलेंगे, ऑर्नामेंटेशन मिलेगा। इस्लामिक में क्या होता है, डोम्स होते हैं, आर्चेस होते हैं, ठीक है, मिनारेट्स होते हैं, कैलीग्राफी होती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, आगरा में इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में ऑलरेडी सारी चीज़ें आ चुकी होंगी कि अच्छा ये फीचर्स तो हमें पता थे, अब पता थे और ऑलरेडी आपको ये पॉइंट्स पता थे कि किस स्टाइल में क्या फीचर है। पूरा आंसर ये तो आप इजीली बना सकते थे। अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे ताजमहल हो गया, यहाँ पे पर्शियन, इस्लामिक, इंडियन तीनों देखने को मिलता है। आगरा फोर्ट में हमें मुगल और राजपूत स्टाइल देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ एतमाद-उद-दौला, यहाँ पे मार्बल एंड पितराद्यूरा टेक्निक देखने को मिलती है। फतेहपुर सीकरी में जैसे हमारा हो गया गुजराती, राजस्थानी, पर्शियन और इस्लामिक। तो गुजराती राजस्थानी हमारी कौन सी हो गई, इंडियन स्टाइल्स हो गई। अब आपको क्या लिखना है, मतलब जो आपको कीवर्ड्स यूज़ करने की, आगरा आर्किटेक्चर सिंथेसिस है, नॉट द आइसोलेशन, मतलब तीनों का ब्लेंड है, अलग से नहीं है। कीवर्ड मीन्स कंक्लूजन वाला पार्ट आपका ये हो जाएगा। अब देखो, अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे दोगे कि आगरा क्या हुआ, एक मेजर आर्किटेक्चरल सेंटर था हमारे किस टाइम में, मुगल पीरियड में। वो एक इमर्ज हुआ है ना मेजर आर्किटेक्चरल सेंटर। अब इसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कल्चर सिंथेसिस। क्वेश्चन भी वही बोला ना कि कल्चर सिंथेसिस है, तो पहले तो हमें उसी लाइन को क्लियर करना है कि यस, कि आगरा क्या हुआ हमारा मुगल टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट रीजन इमर्ज हुआ इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। एंड ये क्या है, कोई आइसोलेशन में नहीं है, कल्चर सिंथेसिस है किसका, इंडिजिनस इंडियन ट्रेडिशंस का, किसके साथ, पर्शियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर एलिमेंट्स के साथ। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कि इंडियन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, है ना। तो देखो ट्रेविएट कंस्ट्रक्शन होता है, मींस जो बीम्स एंड पिलर्स का यूज़ करते हैं ना वो होता है। छत्रीस, ये आपने देखा होगा कि डोम्ड कियोस्क होते हैं जो ऐसे राजपूत और इंडियन ट्रेडिशन को ये जो दर्शाते हैं। फिर आते हैं झरोकास, ये प्रोजेक्टेड बालकनीज होती है ना जो हमारे इंडियन आर्किटेक्चर में यूज़ होती थी। फिर लोटस एंड फ्लोरल मोटिव्स, ये भी हमारे डेकोरेशन के लिए यूज़ होता था। कार्व्ड ब्रैकेट्स एंड पिलर्स, तो ये क्या है, हमारे जो ट्रेडिशनल हिंदू एंड राजपूत आर्किटेक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं ना, कि पिलर्स हैं, है ना, कार्व्ड ब्रैकेट्स हैं, ये सारे तो आपको ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं पर्शियन इन्फ्लुएंस। ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं कि चारबाग गार्डन होंगे, सिमेट्री होगी, कैलीग्राफी होगी, कलर्ड एंड पॉलिश स्टोन होंगे। अब चारबाग का मतलब नाम से क्लियर है, 4 बाग, ठीक है, 4 क्या होंगे, गार्डन्स होंगे। तो ये हमारा पर्शियन इन्फ्लुएंस है। सिमेट्री रहती है, एक्सियल सिमेट्री रहेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब कम छोटा बड़ा पार्ट बना दिया, नहीं, हम क्या करेंगे, एक सिमेट्री को मेंटेन करके रखते हैं। कैलीग्राफी एंड डेकोरेटिव, ठीक है, तो वो कैलीग्राफी का यूज़ हुआ है, जैसे आपने ताजमहल भी देखा होगा तो वहाँ पे भी देखा होगा कि कितनी प्यारी कैलीग्राफी की हुई है। फिर कलर्ड एंड पॉलिश स्टोन का यूज़ होता था, है ना, तो ये हमारा क्या, रिफाइंड मुगल एस्थेटिक को का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये। अब इस्लामिक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो डोम्स एंड आर्चेस हैं, फिर मिनारेट्स है, फिर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, एंड फिर हमारा क्या है, अरेबिक
एंड कैलीग्राफिक डेकोरेशन होता है। तो ये हमारे मॉन्यूमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको सिर्फ एलिमेंट्स बताने हैं, मीन्स एग्जामिनर को पता चल गया कि अच्छा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एंड इसके लिए आप खुद को ध्यान रखने के लिए ना एक दो बार इमेज जाके देख लीजिए। मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी है, बट जो पोस्ट दी है ना वहाँ पे साथ में मैंने इमेजेस का यूज़ किया है कि आप उसको देख के समझ सकते हो। अभी तो हम ये सिर्फ आपके वो नोट्स हैं कि आपको सीधा आंसर मतलब याद करो और आंसर में लिख दो, ये वाले पॉइंट्स हैं। इसलिए मैंने इस डॉक्यूमेंट को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, सिंपल ये आपकी रिक्वायरमेंट के लिए है ना। वरना मैं यहाँ पे भी आपको दे सकती थी कि एलिमेंट्स दिखा दो, बट नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम स्पेसिफिक रखना है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पता है ईज क्या होता है, हमें पता है कि आप कम पेजेस हैं और हमें बस इसी को रिवाइज करना है। क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा पेजेस होंगे ना तो वहाँ पे इशू क्रिएट हो जाता है। जब पता है 10 पेजेस हैं तो आप रास्ते में जाते जाते भी इसको रिवाइज कर लोगे। इसलिए हमेशा मिनिमम सोर्स रखो अपनी पढ़ाई के लिए। एंड अपने नोट्स तो बिल्कुल ही छोटे हैंड राइटिंग में होने चाहिए। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स क्या क्या हैं आगरा में। जैसे मैं बताया ताजमहल है ना, तो पर्शियन का 4 बाग प्लानिंग है, इस्लामिक डोम एंड आर्चेस देखने को मिलते हैं, और इंडिया का क्या है जो डेकोरेटिव मोटिव्स हैं। आगरा फोर्ट में तो ब्लेंड है मुगल, पर्शियन, राजपूता, इंडिजीनियस फीचर्स का। एतमादुद्दौला की अगर बात करेंगे तो देखो वहाँ पे मार्बल यूज़ हुआ है, पितरादुरा एंड इंट्रिकेट ऑर्नामेंटेशन है। पितरादुरा टेक्निक हमारी ताजमहल में भी है ना, यहाँ पे भी डाल सकते हो। पितरादुरा मीन्स कि जो हमारी वॉल वगैरह होती थी उसमें क्या करते थे, जितने भी जेम्स होते थे ना, मतलब हीरा मोती, उसको इसके अंदर दीवार के अंदर लगाया जाता था, है ना, उसको बोलते हैं पितरादुरा टेक्निक। अब बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की, तो यहाँ पे हमें गुजराती, राजस्थानी, पर्शियन, इस्लामिक ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे कंक्लूजन वाले पार्ट पे। तो बस आपको वही लिखना है कि जो आगरा का आर्किटेक्चरल है वो रिप्रेजेंट करता है कल्चरल एसिमिलेशन, मतलब वही कल्चरल सिंथेसिस अलग अलग ट्रेडिशंस का। इसलिए और ये क्या बनाता है आगरा को एक इंडिया का वन ऑफ द इंडियाज कंपोजिट आर्किटेक्चरल हेरिटेज। तो ये वाला कंक्लूजन लेके आप आंसर खत्म कर सकते हो। मतलब देख रहे हो कि आपको पूरी चीज़ मिल गई है यहाँ पे, आपको टाइम नहीं लगाना है, याद करो और लिख डालो, सिंपल सा पॉइंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस इन शॉर्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन किसका बताना है, आर्य समाज का। किस लिए, इन एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। इट मीन्स कि आर्य समाज का कॉन्ट्रीब्यूशन तो बताना है, पर किस में, एजुकेशन में, है ना, पढ़ाई लिखाई से चीज़ें बतानी है, वो भी उत्तर प्रदेश का, क्योंकि GS5 तो है ही हमारा यूपी का। तो ये वाला पार्ट तो मैं ऑलरेडी, हम जिस दिन पेपर देने जा रहे हैं उसी दिन क्लियर है। बट याद रखना कि आर्य समाज का कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल रिफॉर्म्स वगैरह में नहीं है, किस में, एजुकेशन में। तो सबसे पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन कैसे दोगे। अच्छा, आर्य समाज के बारे में क्वेश्चन है तो ठीक है, हम आर्य समाज के बारे में लिख सकते हैं थोड़ा सा। फिर हमें पॉइंट्स किससे रिलेटेड स्पेसिफिक डालने हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है। अब देखो कैसे हम इसको लिखेंगे। तो आर्य समाज में एजुकेशन रिफॉर्म पूछा गया है क्वेश्चन। किसने स्टार्ट किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नाम तो होना ही चाहिए आर्य समाज का आंसर, इनके बिना तो आप भूल ही जाओ। अगर आपने इनका नाम नहीं लिखा आधा नंबर एग्जामिनर वैसे ही काट लेगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिलती है, वैदिक वैल्यूज़ मिलती है, मॉडर्न एजुकेशन से कैसे रिलेट करता है हम वो देखेंगे। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन का मेन पार्ट है, मीन्स जहाँ पे बॉडी में आपको लिखना है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, डीएवी इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं, आज भी हैं, है ना। गुरुकुल ट्रेडिशन, वैदिक लर्निंग के बारे में यहाँ से हमें पता चलता है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है। वुमेन्स एजुकेशन मीन्स सोशल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। हिंदी एंड संस्कृत मीन्स लैंग्वेज का प्रमोशन होगा। साइंस एंड इंग्लिश मीन्स मॉडर्न नॉलेज के टर्म्स में भी इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। कैरेक्टर बिल्डिंग, है ना, डिसिप्लिन, मोरालिटी, ये भी तो आ रही है, ये भी तो हमारा एजुकेशन का ही पार्ट है। सोशल रिफॉर्म में और डाल सकते हैं कि वाइडर एजुकेशनल एक्सेस मिला। और नेशनलिज्म मीन्स पॉलिटिकल अवेयरनेस में भी आर्य समाज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब देखो इम्पैक्ट क्या हुआ, एजुकेशन में रोल था, एजुकेशन से क्या हुआ, रिफॉर्म आए, अवेयरनेस आई। क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो आप रिफॉर्म कैसे लेके आओगे ना, आप लोगों को अवेयर कैसे करोगे, जब तक वो जागरूक ही नहीं है तो आपके अंदर वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग कैसे आएगी। तो ये वाला इम्पैक्ट इस साइकिल में चलना चाहिए। फिर यहाँ पे कीवर्ड क्या है, आर्य समाज है, हम देखेंगे वैदिक रूट से, और मॉडर्न एजुकेशन में भी क्या है, हम उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। अब देखो इंट्रोडक्शन कैसे होगा कि आर्य समाज को किसने फाउंड किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन 1875। लेट मी टेक अ पॉज फॉर 1 सेकेंड। अब देखो ये आपके प्री का भी पॉइंट है ना, इट मीन्स आपको यहाँ से क्या करना है, ये प्री का पॉइंट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है याद तो यहाँ पे अब आपको याद हो जाएगा कि आर्य समाज किसने फाउंड किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती में। कब किया था, 1875 में। क्योंकि आपने देखा होगा UPPCS में क्रोनोलॉजिकल बेस्ड हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस होते हैं, सारे का मीन्स ऑलमोस्ट 95% जो क्वेश्चन है ना वो क्रोनोलॉजी बेस्ड है। तो आपको ईयर तो याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, चाहे हमारे पैक्ट साइन हो रहे हैं,
या फिर रिफॉर्म्स हुए हैं, है ना। मतलब आपको ये ईयर तो याद रखने हैं क्रोनोलॉजी के लिए। चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इसने क्या किया, एम्फेसाइज किया वैदिक एजुकेशन पे, रेशनल थिंकिंग पे, सोशल रिफॉर्म पर और मॉडर्न लर्निंग पे। और यूपी क्या रहा, एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा इसकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके इंट्रोडक्शन में आने ही आने चाहिए। कई बार इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट ये आपको कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन की ही डिमांड यही है ना कि आप पहले बताओगे आर्य समाज है क्या, है ना, कैसे एजुकेशन में रोल है रहा है, तो इसके लिए आपको पूरा बताना पड़ेगा। अब देखते हैं हमारे मेजर एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा डीएवी इंस्टीट्यूशंस, डीएवी मीन्स दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस। इन्होंने स्कूल कॉलेजेस खोले जहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन दी, किससे कंबाइन करके, वैदिक वैल्यूज से रिलेट करके। मॉडर्न एजुकेशन को एक्सपेंड किया, किस तरीके से प्रमोट किया एजुकेशन को, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और बाकी के मॉडर्न सब्जेक्ट्स में, अलॉन्ग विद इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। अभी हमने देखा ना कि मॉडर्न प्लस वैदिक, है ना, तो मीन्स जो हमारी इंडिजिनस है, ठीक है, जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है उसको मॉडर्न वाले के साथ कंबाइन किया। अब विमेन के लिए एजुकेशन कैसे इन्होंने रोल प्ले किया, तो याद करना फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट किया था और गर्ल्स के लिए स्कूल्स भी इन्होंने एस्टेब्लिश करवाए। और उसके साथ साथ डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए भी इन्होंने काम किया। ऐसा नहीं था कि एजुकेशन सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रहे, बट ये वाला जो बैरियर था उसको ख़त्म कर दिया और इसका एक्सेस जो बैकवर्ड क्लासेस थी, जो डिसएडवांटेज सेक्शंस था, उन तक भी पहुंचाया। फिर बात करते हैं हमारा वैदिक एजुकेशन। इन्होंने प्रमोट किया वेदास, संस्कृत एंड इंडियन फिलॉसफी को। गुरुकुल सिस्टम इन्होंने उसको भी फॉलो किया। तो जो गुरुकुल कांगरी थे, ठीक है, उसको एसोसिएट किया किससे, जो हमारा एजुकेशन मेथड था उसको रिवाइवल के लिए। हिंदी का प्रमोशन किया, हिंदी एंड देवनागरी, देवनागरी हमारी क्या स्क्रिप्ट है ना, उसको भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, मतलब उसके स्प्रेड के में कहता है इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा। कैरेक्टर बिल्डिंग, अब देखो ना गुरुकुल भी आ रहे हैं तो डिसिप्लिन रहेगा, मोरालिटी रहेगी, सेल्फ रिलायंस, आप अपनी चीज़ों को भी जान रहे हो ना, अपनी जो हमारी इंडियन फिलोसफीज थी उसको भी जान रहे हो, साथ में साइंस एंड टेक भी पढ़ रहे हो आप, तो डिसिप्लिन तो हमारा गुरुकुल वाले सिस्टम से आप रिलेट कर सकते हो। मोरालिटी भी आएगी, जो हमारी जितनी भी आप वैदिक ट्रेडिशंस पढ़ोगे तो मोरल एजुकेशन मिलती थी। सेल्फ रिलायंस, जब आप मॉडर्न एजुकेशन भी गेन कर रहे हो तो आपके पास सेल्फ रिलायंस हो जाएगा। एंड जब आप अच्छे से एजुकेटेड हो गए हो तो आपकी खुद की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो कैरेक्टर है वो डेवलप हो जाता है। फिर नेशनल कॉन्शियसनेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उन्होंने क्या किया, सोशल अवेयरनेस और नेशनल सेंटिमेंट को बिल्ड करने का काम किया ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। अब इम्पैक्ट ऑन यूपी पे अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन समय यूपी में भी खुले। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी वो इमर्ज हुई। फिर एजुकेशन क्या हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। जो ऊपर सारे पॉइंट्स ना वही यूपी में ही डालने हैं, है ना, बस हमें बताना है ना कि हम यूपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बना किसके लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए, कि वो जागें, रिफॉर्म करें और जो मोबिलाइजेशन है कम्युनिटी का टुवर्ड्स अ नेशनल मूवमेंट, वहाँ पे ये रोल भी प्ले करें। अब कंक्लूजन में आपके लिख दोगे कि आर्य समाज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्या कि किस तरीके से मॉडर्न येट कल्चरली रूटेड एजुकेशन फ्रेमवर्क डेवलप किया, कहाँ पे, हमारे उत्तर प्रदेश में। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, एल्यूसिडेट द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर एंड म्यूजिक। कल्चरल सिग्निफिकेंस किसका, लिटरेचर एंड म्यूजिक का, कहाँ पर, डे टू डे लाइफ में ऑफ पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछे, कल्चरल सिग्निफिकेंस किसका, लिटरेचर एंड म्यूजिक का, कहाँ पर, डे टू डे लाइफ में। देखते हैं कि लिटरेचर और म्यूजिक से मिला के लिविंग कल्चर बन रहा है ना, डे टू डे लाइफ में भी कल्चर बन गया है। अब लिटरेचर हमारे पास कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है तुलसीदास जी का रामचरितमानस, कबीर जी का सोशल इक्वेलिटी, सूरदास जी ने भक्ति के बारे में हमें बताया है ना, मतलब भक्ति से रिलेटेड थे, रविदास सोशल हार्मोनी, फोक लिटरेचर, ओरल हेरिटेज, हिंदी, अवध, ब्रज, भोजपुरी, ये क्या हमारी रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं। हम म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। कजरी मानसून से रिलेटेड है, चैती स्प्रिंग से, बिरहा फोक इमोशन है, सोहर चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, आल्हा एक हीरोइक ट्रेडिशंस, उदम एंड आला, है ना, तो वो आपको याद रखना है। फिर ठुमरी, ध्रुपद या ख्याल, ये जो क्लासिकल हेरिटेज है। फिर बनारस एंड लखनऊ घराना, ये हमारे म्यूजिक ट्रेडिशन से रिलेटेड है। फिर आते हैं सोशल रोल पे, तो याद रखना है सोशल रोल में हमारा क्या है, रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं,
आइडेंटिटी है, वैल्यू है और कम्युनिटी बॉन्डिंग है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे पॉइंटर्स हैं। सोशल रोल में जैसे देखो ना कि रिचुअल का पार्ट है ये। अभी हमने देखा ना कि जैसे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे सोहर होता है प्ले, तो ये रिचुअल है ना, ये फेस्टिवल का पार्ट बन गया, आइडेंटिटी भी है और ये वैल्यूज़ इम्पार्ट कर रहा है। एंड इससे क्या है, कम्युनिटी में आपस में एक पॉजिटिव बॉन्डिंग है। तो मीन्स आपके आंसर में क्या क्या होना चाहिए कि यस, यूपी के कल्चर में लिटरेचर, म्यूजिक, मेमोरी, आइडेंटिटी सबका क्या है, एक सिंथेटिक रोल है। अब चलिए डिटेल में आंसर देखते हैं। अब क्या है, यूपी हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर, फोक कल्चर, क्लासिकल म्यूजिक एंड डिवोशनल ट्रेडिशंस। Hence, literature and music are deeply integrated into the everyday social and cultural life of its people. Everyday तो है, बट कल्चर लाइफ का भी पार्ट है ना हमारे यूपी के। तो ये अब कल्चर सिग्निफिकेंस देखेंगे हम लिटरेचर का क्या क्या है, तो देख लेते हैं। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लाइफ, तो रामचरितमानस ने इन्फ्लुएंस किया लोगों को, है ना, किस तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स एंड सोशल ट्रेडिशंस के रिगार्डिंग। अब क्या किया है, कैसे किया, उतना हमारे पास स्कोप ही नहीं है लिखने का, बट ये पॉइंट हमें मेंशन करने की यस, हमें पता है कि रामचरितमानस जो लिखी है तुलसीदास ने, उसमें किस किस बारे में हमें पता चलता है। भक्ति ट्रेडिशन, तो कबीर, तुलसीदास, सूरदास, रविदास जी, इन सब ने प्रमोट किया है क्या, डिवोशन, सोशल इक्वलिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ को। लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी की बात करें तो हिंदी, अवधी, ब्रज एंड भोजपुरी, ये क्या है, हमारे रीजनल आइडेंटिटीज़ का एक मार्कर है। फोक लिटरेचर की बात करेंगे तो लोक कथा हो गई, फोक सॉन्ग्स हो गए, प्रोवर्ब्स एंड ओरल ट्रेडिशंस, ये भी ट्रांसमिट क्या करती हैं, हमारी कल्चर नॉलेज को अक्रॉस जनरेशंस, है ना। जैसे होता है ना, लोक कथा सुनते हुए आ रहे हैं, जो भी ओरल ट्रेडिशन है, तो वो तो हमारी जनरेशन वाइज पास होती है। फिर सोशल अवेयरनेस, जो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है, उससे हमें पॉवर्टी, कास्ट, जेंडर, रूरल लाइफ, सोशल रिफॉर्म क्या क्या हुआ उसके बारे में पता चलता है ना। जैसे आपने देखें दोहे आज भी यूज़ होते हैं, तो वो बताते हैं उस टाइम की कंडीशन क्या रही थी, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। फेस्टिवल एंड रिचुअल्स देखें तो ये हमारी रामलीला, होली, कृष्णा जन्माष्टमी और बाकी के सेलिब्रेशंस में भी लिटरेचर का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब देखते हैं म्यूज़िक का क्या रोल है, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, तो यूपी का जैसे आप देख सकते हो ध्रुपद, ख्यालन, ठुमरी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिकल म्यूज़िक है हमारे हिंदुस्तानी, है ना। फिर बनारस घराना, फिर लखनऊ घराना, आप इसे रिलेट करो कथक एंड हिंदुस्तानी म्यूज़िक से। फोक म्यूज़िक हमारे कौन कौन से हैं, तो कजरी, चैती, बिरहा, सोहार एंड आल्हा, ये भी लिंक है हमारे एवरीडे लाइफ से। लाइफ साइकिल रिचुअल्स, जो सोहार होता है जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे होता है, बाकी के भी हैं जैसे मैरिज एंड सीजनल सेलिब्रेशंस के टाइम पे जो यूज़ होते हैं। रिलीजियस ट्रेडिशंस आप लिख सकते हो कि भजन, कीर्तन, डिवोशनल म्यूज़िक होते हैं हमारे। कम्युनिटी बॉन्डिंग होती है, जो म्यूज़िक एंड जो बाकी की जो रिचुअल्स हो रहे हैं ना, वो आपस में लोगों को साथ में लाते हैं, जैसे सोशल कोहेशन एंड कल्चर कंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हो ना, जैसे किसी की शादी हो रही है तो अलग अलग ट्रेडिशंस, वो रिचुअल्स होती हैं, तो आपने देखा होगा कि जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, अलग अलग रिचुअल परफॉर्म होता है, तो मैं सोचो बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो जाती है ना उस टाइम पे। कोई फेस्टिवल है उस टाइम पे भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलती है। आप होली पे देखो कितने अच्छे से लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हमारा क्या है, साथ में लेकर आता है सबको। फिर कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, आज के टाइम में क्या है, तो यस, लिटरेचर एंड म्यूजिक आज भी हमारा कल्चर प्रिजर्वेशन, आइडेंटिटी बनाने के लिए और सबको साथ में लाने के लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आप देख लो कि वहाँ पे फिल्म, कल्चर फेस्टिवल्स, है ना, उन्होंने एक हेल्प किया है उत्तर प्रदेश की ट्रेडिशन को वाइडर ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। आपको डिजिटल वर्ड भी यूज़ करना है, क्योंकि आज वाले टाइम में जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुके हैं ना, बहुत लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमारे सिर्फ यूपी तक थी, अब वो क्या हो गई है, बाहर तक भी जा रही है, सब लोग उसको देख पा रहे हैं, है ना। अब कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो कि लिटरेचर एंड म्यूजिक जो यूपी में है उसने सिर्फ एंटरटेनमेंट का काम नहीं किया, बल्कि क्या है, लिविंग ट्रेडिशंस है जो कि हमारे हिस्ट्री को प्रिजर्व कर रहे हैं, जो हमारी वैल्यूज़ है उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, और जो हमारी सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी है उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ओके, सो आई एम होपिंग कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर होगा। एंड ये जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं ना, मतलब क्वेश्चन को एज अ टॉपिक समझो कि आप इस पर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, जब हमारा पूरा पेपर हो जाएगा ना डिस्कस 20 क्वेश्चंस का, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस लिखने के लिए भी दूंगी, बट अभी उतना टाइम नहीं लगाना है क्योंकि प्री पे अपना फोकस ज़्यादा है अभी बस आप ये पढ़ते चलो, इन्हीं को याद करके रिवाइज करते चलो। प्री होते ही 6 दिसंबर को प्री होगा, हम 8 दिसंबर से मेंस की तैयारी इतनी अच्छे से करेंगे कि डेली जो PYQs हैं उसको भी रिवाइज करेंगे, एंड डेली क्लास में हम लाइव आंसर राइटिंग करेंगे उस टाइम पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये हमारा पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है, कमेंट ऑन द रोल ऑफ गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। किसके बारे में पूछा है, गवर्नर के बारे में।
एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, उन्होंने खुद ने दे दिया है कि और कुछ मत बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन हेड के अकॉर्डिंग उसका क्या रोल है वो बताना है हमें। अब देखो आंसर कैसे फ्रेम होगा। अच्छा, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन हेड है ये पूछा है, आर्टिकल पता होना चाहिए आपको। आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेट करता है। कोर फंक्शंस क्या क्या है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो एग्जीक्यूटिव है, सीएम अपॉइंट करेंगे, है ना, बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ये। लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ बनाने की पावर, एग्जीक्यूटिव मीन्स एग्जीक्यूट करते हैं ना। तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है कि समन और प्रोरोग करते हैं लेजिस्लेशन को, बिल को सहमति देते हैं, मतलब बिल जो हमारा लॉ वो है ना बिल, वो फाइनल एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक वो जो हमारे गवर्नर हैं, है ना, स्टेट लेवल पे, और प्रेसिडेंट हमारे नेशनल लेवल पे उसको साइन ना कर दें। फिर ऑर्डिनेंस भी ये पास कर सकते हैं ना, ये वाली पावर भी होती है। अब फाइनेंशियल पावर्स क्या है, स्टेट बजट लेट करते हैं लेजिस्लेचर के सामने। जुडिशियल पार्डन एंड रिमिशन की पावर है अंडर आर्टिकल 161। यहाँ पे आपको ये आर्टिकल्स पता होने चाहिए। एंड आर्टिकल्स देखो यहाँ पे भी आप नोट करते जाओ, क्योंकि आपके प्री में आपने PYQ सेशन में देखा है ना, कि सीधे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी लास्ट ही हमने देखा था कि एक पूछ लिया कि रिमूवल से रिलेटेड है, जबकि वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था ना, प्रेसिडेंट पे बेस्ड आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो रिपोर्ट अंडर आर्टिकल 356। लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इसके बारे में भी हमें बताना पड़ेगा। तो की आर्टिकल्स कौन कौन से हैं ये आप नोट कर लीजिए, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मेंस में आप दोगे यहीं से आपके मार्क्स एक्स्ट्रा एज आप गेन कर पाते हो, क्योंकि आंसर तो सेम सब लिख रहे हैं, सबको पता है, बट वहाँ पे आप क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है, आर्टिकल्स मेंशन नहीं किए, तो आप खुद सोचो ना, मार्क्स आप लूज कर रहे हो। तो ये आपको याद रखना है कि 153 ऑफिस से रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव पावर हमारी 154 से है, 163 एड एंड एडवाइस, 164 सीएम एंड मिनिस्टर्स को ये अपॉइंट कर रहे हैं उस वाली चीज़ से, 168 लेजिस्लेचर से है, 200 बिल्स से है, 213 ऑर्डिनेंस, 356 कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, है ना, ये देखते हैं कि सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा, वरना ये ऊपर बोल देते हैं, ऊपर मीन्स नेशन मतलब यूनियन गवर्नमेंट पे भी से भी वो कह देते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर है, तो मीन्स और क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ही इनको क्या करती है, चूज़ करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी वाली चीज़ पे थोड़ा सा क्वेश्चन रेज हो जाता है, डिस्क्रिशन बिल डिलेज कर देते हैं ये। तो कीवर्ड्स क्या है आपके, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, फेडरल लिंक है, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको किससे रिलेट करते हैं ये, मतलब यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, किससे, स्टेट लेवल पे। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड क्या क्या है ये सब होने चाहिए। अब देखो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे कि गवर्नर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है स्टेट का अंडर आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूपी के बारे में अगर बात करते हैं तो गवर्नर नॉर्मली फंक्शन करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड कौन करते हैं, सीएम। एंड ये सब्जेक्ट है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज डिस्क्रिशनरी पावर्स, मीन्स कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का अंडर आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने बता दिया। यूपी में हमारे क्या जो गवर्नर हैं किसके एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिनको हेड कौन करते हैं, हमारे सीएम। बट यहाँ पे हमने ये भी बता दिया कि जहाँ उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है उस वो क्या है उनका, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड पावर्स हैं उनकी डिस्क्रिशनरी की, वहाँ पे वो अपने हिसाब से काम करेंगे। बाकी वो किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, सीएम की, जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसको हेड कौन करेंगे, सीएम, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, अभी हमने देखा आर्टिकल्स ये सारे अभी हमने ऊपर देख ली थी टेस्ट में, ये 153, 154, 163, 164 है ना, तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये आप एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, वही वाली चीज़ है, ठीक है। 168, 200, 201, 213 एंड 356। अब आता है रोल एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये हमारा मेन पार्ट है। और ये वाला जो आपका पार्ट था ना आर्टिकल्स वाला, इसके लिए पता है सबसे अच्छा क्या रहेगा, जब आप एग्जाम में प्रेजेंट करोगे ना, यहाँ पे आप सर्कल में लिख दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या आर्टिकल्स, फिर यहाँ पे आर्टिकल लिखते जाओ कि अच्छा आर्टिकल 168 है, आर्टिकल 213 है, मतलब जो जो आर्टिकल्स है ना, और उसके बारे में यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा थोड़ा मेंशन करते जाओ। जैसे आर्टिकल 213 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो ऑर्डिनेंस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ना, तो जैसे हमारे क्या है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। इट मीन्स आपके जो एग्जामिनर है ना उसको समझ में आता है कि अच्छा बच्चे को ये आता है, एंड ये देखने में भी अच्छा लगता है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो हमारे डायग्राम्स हैं वो भी बनाते चलना चाहिए, क्योंकि वो स्पेस भी बचाएंगे और इतना आपको लंबा चौड़ा लिखना भी नहीं पड़ेगा, एंड एग्जाम में वो क्लियर हो जाएगा यस कि आपको ये सारे प्रोविजंस पता हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह इनके क्या क्या रोल हैं,
तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या हैं कि सीएम को अपॉइंट कर रहे हैं, है ना, बाकी के जो हमारे और मिनिस्टर्स हैं उनको फॉर्मली अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया, समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको क्या कर सकते हैं, ये डिसॉल्व करते हैं, और जो भी लेजिस्लेचर है उसको एड्रेस करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंट मतलब जब इस बिल पास हो रहे होते हैं तब इनकी भी यस जरूरी होता है। फाइनेंशियल फंक्शंस, स्टेट बजट भी मतलब इन्हीं के उस पर मतलब जब प्रेजेंट करते हैं तो ये भी होते हैं, है ना, इन्हीं की यहाँ से होता है। जुडिशियल पावर, तो पार्डन, रिप्राइव, रेस्पिट, रिमिशन, है ना, ये वो भी करते हैं। पार्डन मीन्स मना, माफ़ी देना, ठीक है। जो हमारी मान लो किसी को बहुत टफ वो दे दी गई है, क्या बोलते हैं, सज़ा, तो उसको कम भी कर सकते हैं, है ना। कोई अगर मान लो एक्सट्रीम कंडीशन है तो उसको कम भी कर देंगे, उसको टफ से लाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो किस अंडर आर्टिकल 161 में। फिर डिस्क्रिशनरी रोल क्या है, तो लिमिटेड डिस्क्रिप्शन इनके पास है, लाइक हंगर असेंबली, ठीक है, सीएम को चॉइस करना, बिल्स को रिजर्व करना, किसके लिए, प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, क्योंकि ये लिंक है हमारे यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, और ये इंश्योर क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस मेंटेन रहे। अब चैलेंजेस क्या हैं, अब देखो पॉलिटिकल फ्रिक्शन हो जाता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक तो गवर्नर है जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने चूज़ किया है, एंड एक है हमारी इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट जो सीएम इनको तो इलेक्ट किया है ना, तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल फ्रिक्शन रहता है इन लोगों के बीच में। अगर सेम पार्टी से हैं तब तो ठीक है, बट अगर अपोजिट पार्टीज होती है ना तो वहाँ पे फ्रिक्शन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन रिगार्डिंग है डिस्क्रिशनरी पावर जो हो गई, फिर जो बिल को डिले करवाने का काम हो जाता है कई बार, है ना। फिर जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी थोड़ा सा हमारा कंसर्निंग होता है, वही अगर अपोजिट पार्टीज हैं से हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड आपको लिखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है ना और जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पर्सन किसी पार्टी के लिए काम करे, इट जस्ट कि वो उतना मोरल हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखें, इंस्टीट्यूशन की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करें, और टाइमली एक्शंस ऑफ बिल्स पे पेंडिंग ना करें बल्कि क्या करें, अपना रोल प्ले करें, है ना, पॉजिटिवली। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करें यूनियन स्टेट्स के बीच में, क्योंकि आप लिंक हो तो नेगेटिव लिंक बनने की जगह आपको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव लिंक बनो, जिससे क्या होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला जो फैक्टर है वो क्रिएट एंड डेवलपमेंट एनहांस होगा। एंड लास्ट में आप कंक्लूजन क्या दोगे, द गवर्नर इज इंटेंडेड टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल, इम्पार्शियल एंड लार्जली सेरेमोनियल हेड while ensuring that the state government functions within the framework of the constitution। कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है, सेरेमोनियल हेड है, और ये क्या करता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस को मतलब एंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो अच्छे से चलते रहें। तो आई एम होपिंग कि ये पांचों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जहाँ पे भी आपको कोई भी कंसर्न लगे, इशू हो, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम लिंक पे दिया गया है ना चैनल पे, तो आप वहाँ पे भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी के अगर कुछ भी इशू लग रहा है, कहीं पे भी कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड आज के लिए हम 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं, कल हम फिर लेके आएंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। एंड ये हम अक्टूबर तक, ठीक है, पूरा का पूरा जो GS 5 वाला जो पेपर है, ठीक है, GS 6 वाला जो पेपर है, और हमारा GS 4 वाला जो पेपर है ना, 2023 से 2025 का, इसको हम हमारी टिप पे कर लेंगे। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ क्या फ़ायदा है इससे, हमारा यूपी स्पेशल आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके लिए आपको प्री के लिए अलग से नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, आप मेंस रेडी भी हो तो आप मेंटली आप क्लियर हो कि अच्छा यार मेरा मेंस का भी कुछ पार्ट हो गया है, एंड प्री में भी वो हेल्पफुल है। और अभी आप अक्टूबर तक टाइम दे भी सकते हो, है ना। GS 4 हमारा एथिक्स का है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आता ही है हमें, है ना, तो हम ये भी कंप्लीट करेंगे। बस आपका काम क्या है, जो हम पोस्ट डेली डालते हैं आप वहाँ से अपने आंसर लिख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको ये तो अब पूरी की पूरी डिटेल आंसर वाली भी दे ही रही हूँ, पोस्ट में भी पूरा डिटेल आंसर ही है। एंड बाकी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से इनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा होगा। एंड जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आ गए, सीधे आप इसको प्री से कनेक्ट कर लीजिए। अच्छा गवर्नर वाला आ गया तो गवर्नर वाला चैप्टर भी पढ़ लीजिए, तो सोचो आपकी प्री से रिलेटेड कितना अच्छे से इंटरकनेक्टिविटी हो जाएगी। चलिए फिर तब तक रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, कुछ भी हो तो बताइएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग।